ब्रेकिंग न्यूज थाईलैंड से, जहां लाखों लोगों की जान मुसीबत में बताई जा रही है। वहां की सरकारी एजेंसियां फिलहाल तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। सबकी कोशिश है कि एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल जल्द से जल्द ढूंढा जाए। खतरा यह है कि अगर ये कैप्सूल जल्द नहीं मिला तो वहां लाखों लोगों को कैंसर हो सकता है। दक्षिण पूर्वी थाईलैंड के एक बहुत बड़े प्रांत में यह रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब हुआ है, जिसने सबकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस प्रांत में यह कैप्सूल गायब हुआ है उसकी आबादी करीब 5 लाख है और वो वहां के सबसे बड़े शहरों में एक है। जल्द ही अगर ये कैप्सूल नहीं मिला तो वहां इतनी बड़ी आफत आएगी कि उसे संभाल पाना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो भी इस कैप्सूल के संपर्क में आएगा वो कैंसर की चपेट में आ सकता है। खबर है कि यह पूरा हंगामा थाईलैंड में 10 मार्च को शुरू हुआ था। उस वक्त बिजली बनाने के एक प्लांट में रूटीन जांच चल रही थी। अचानक पता चला कि एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब है। आमतौर पर इस तरह के कैप्सूल को बेहद सुरक्षा में रखा जाता है। इनका गायब होना मतलब बहुत बड़े खतरे की घंटी। ऊपर से जिस प्राचीनपुरी नाम के प्रांत में यह घटना हुई, वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वहां कुछ बड़े फॉरेस्ट रिजर्व हैं जिन्हें देखने के लिए लाखों विदेशी लोग हर महीने वहां पहुंचते हैं। इसीलिए अगर जल्द ही कैप्सूल नहीं मिला तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जिसकी आशंका वहां के वैज्ञानिकों ने पहले ही जता दी है। केवल पुलिस ही नहीं बल्कि वहां की सारी सरकारी एजेंसियों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस कैप्सूल को ढूंढा जाए, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी इस कैप्सूल का पता नहीं चल पाया। हालांकि ये कैप्सूल किसी दवाई जैसा छोटा नहीं है। ये करीब 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट लंबा है और इसकी चौड़ाई है 13 सेंटीमीटर। सबसे खतरनाक बात यह कि ये लगातार सीजियम-137 नाम का केमिकल रिलीज कर रहा है। ये ऐसा केमिकल है जो एक तरह का आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। जहां भी परमाणु ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है वहां इस तरह के रेडियो एक्टिव कैप्सूल की जरूरत होती है। इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसी ही आफत आई थी। उस वक्त एक छोटे आकार का कैप्सूल एक कम आबादी वाले शहर में खो गया था। हालांकि बाद में कैप्सूल मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली थी। इधर पटना के डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती के वादे को पूरा करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके खिलाफ नारेबाजी हुई। बैनर पोस्टर के साथ ढोल बजाते ये लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन इनके रास्ते में पुलिस का भी कड़ा पहरा था। इसके बावजूद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इसके बाद डाक बंगला चौराहा के इलाके में भगदड़ मच गई। लोगों को इधर उधर गलियों में भागते देखा गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी महागठबंधन को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी। इस बार इलेक्शन में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे भगवान जाने। इनकी शिकायत है कि शिक्षा मंत्री के बार बार भरोसा देने के बाद भी नौकरी का विज्ञापन तक नहीं निकाला गया और इसी वजह से इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उधर दिल्ली में ईडी मुख्यालय के सारे लॉकअप पूरी तरह से भर गए। वहां आरोपियों को रखने के लिए 4 लॉकअप बनाए गए हैं, लेकिन अब सभी लॉकअप आरोपियों से भर गए हैं। यही वजह है कि नए आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने के लिए लॉकअप के खाली होने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब इजरायल और फिलिस्तीन की भी दोस्ती करवाने में जुट गया है। चीन ने कुछ रोज पहले 2 कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह करवाई थी, और द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी सुलह करवाने में जुट गया है। ये चर्चा तब गर्म हुई जब अचानक चीन के एक राजनयिक इजरायल के दौरे पर पहुंच गए। खबर के मुताबिक चीन के राजनयिक का इजरायल दौरा 9 मार्च को हुआ, जिससे ठीक एक दिन पहले यानी 8 मार्च को सऊदी अरब और ईरान ने दुश्मनी भुलाते हुए कई समझौते किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राजनयिक ने अपने दौरे पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। खबर है कि वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी से मिलकर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की, ताकि दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करवाया जा सके। हालांकि चीन से पहले ही अमेरिका भी इस कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति हो जाए, जिसके लिए पिछले महीने की शुरुआत में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल का दौरा भी किया था। उन्होंने वहां दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी, लेकिन लगता नहीं कि उनकी अपील का कोई असर हुआ, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा कम होने के बजाय बढ़ गई। इजरायल ने चरमपंथी संगठन हमास पर नकेल कसने के नाम पर फिलिस्तीन पर धावा बोल दिया। हमास ने भी इजरायल पर कई बार रॉकेटों की बारिश की। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई जंग में इस साल अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है, और अब ऐसे हालात में चीन दोनों की दोस्ती करवाने में जुटा है, ताकि इसी बहाने वो अमेरिका को ये दिखा सके कि जो वो नहीं कर पाया उसे चीन ने कर दिखाया। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम पर महाविकास आघाड़ी ही बट गया, क्योंकि कांग्रेस इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना उनके कार्यक्रम का समर्थन कर रही है, और इस मामले में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। कोई भी बाबा जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने दलील दी कि वो इसलिए कार्यक्रम के पक्ष में है क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बागेश्वर धाम वाले बाबा का कार्यक्रम रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये प्रोग्राम को रोका जाए
बागेश्वर धाम वाले बाबा का 18 और 19 मार्च को मुंबई में कार्यक्रम है, जिसका बीजेपी को तो बेसब्री से इंतजार है। लेकिन महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे पर आपस में लड़ पड़ी, जिसने बीजेपी का काम आसान कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को उसकी ही सहयोगी पार्टी रोक रही है। इस बीच दिल्ली के सीरसपुर इलाके में एक गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि आग लगने के बाद वहां 3 धमाके भी हुए, जिसकी वजह से फैक्ट्री का 80% हिस्सा धराशायी हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में ही उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अर्ली स्टेजेस में इसमें एक्सप्लोजन हुए हैं, इस वजह से बिल्डिंग गिरी है। गद्दे की इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। उनके खिलाफ यह वारंट युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया। पुतिन पर आरोप है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन के बच्चों को अगवा करने में वो शामिल हैं और अपहरण करने के बाद इन बच्चों को यूक्रेन से रूस लाया गया है। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह आदेश कोई मायने नहीं रखता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि पुतिन को अब जंग में उनकी मदद कर रहे वैगनर ग्रुप से ही दिक्कत होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके बहुत तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन पुतिन की सेना कई दिनों से वुलेदार में ही डेरा डाले हुए है। रूस के सैनिक वुलेदार को जीतने के लिए वहां लगातार हमले कर रहे हैं। दावा तो यह तक किया गया था कि रूस ने वहां 2 दिन पहले थर्माइट बम से हमले किए थे, जिसमें इतनी ताकत होती है कि लोहे को भी पिघला दे। लेकिन फिर भी रूस की सेना उस इलाके को अब तक अपने कब्जे में नहीं ले पाई और इसी से पुतिन खींच गए, क्योंकि इतने ताकतवर वार के बावजूद उनके हाथ वहां कुछ भी नहीं लगा। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के बीच एक रेस छिड़ी हुई है, जिसमें उसे रोजाना हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों पर जीत हासिल करते जा रहे हैं और रूस की सेना ये सब कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। जबकि दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप को पुतिन ने बखमुत पर कब्जा करने का जो काम दिया था, उसे वो कई दिन पहले ही निपटा चुका है। पर पुतिन की सेना के लिए ये जंग आसान होने की बजाय और मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उसे कदम कदम पर यूक्रेन के मजबूत पलटवार का सामना करना पड़ रहा है, जिसने पुतिन को टेंशन में डाल रखा है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने आशंका जताई कि पुतिन अब अपनी सेना को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की तरह हमले करने के आदेश दे सकते हैं, ताकि उनकी सेना और खूंखार लड़ाकों के बीच चल रही इस रेस में रूसी फौज बराबरी कर सके और पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा हो जाए। इधर शराबबंदी वाले बिहार के कैमूर जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 364 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसे तस्कर पुलिस की नजरों से छिपाकर ले जा रहे थे। लेकिन खबर मिलते ही पुलिस ने कार सवार एक शराब तस्कर को दबोच लिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। वहीं दूसरे इलाके में पुलिस ने बैग में छिपाकर मोटरसाइकिल से ले जाई जा रही शराब को जब्त कर लिया। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बार मुस्लिम देशों से कश्मीर के मुद्दे पर मदद मांगी। हालांकि ये पैंतरा पाकिस्तान पहले भी कई बार चल चुका है, जिसका भारत की सेहत पर कभी कोई असर नहीं हुआ। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन G20 की बैठक से पहले बिलावल मुस्लिम देशों की मदद मांगने पहुंच गए। मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक इस वक्त पश्चिमी अफ्रीका में चल रही है। वहां सारे सदस्य देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। लेकिन बिलावल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया। Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic and moral support to the Kashmiri. बिलावल भुट्टो ने दावा कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कश्मीर की जंग को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा कश्मीर के लिए लड़ता रहेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि इसी हफ्ते उन्होंने खुद भारत का लोहा माना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद माना था कि कश्मीर का मुद्दा उठाना पहाड़ जैसी चुनौती है, जिसे कश्मीर पर पाकिस्तान का सरेंडर माना जा रहा था। ये बयान ऐसा था जिसमें बिलावल भुट्टो की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेचारगी दिख रही थी। We face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. और उसके 2 दिन बाद ही वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर कश्मीर का राग अलापने लगे। वैसे पाकिस्तान की इस कोशिश को उसकी छटपटाहट की तरह देखा जा रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद जम्मू कश्मीर में G20 की अहम बैठकें होने वाली हैं। भारत सरकार का ये दांव पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाव देने वाला है। माना तो ये जा रहा है कि इन बैठकों के बाद पाकिस्तान किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने लायक ही नहीं बचेगा।